हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेग इक्वेशन। ये टॉपिक आपको आपके एनसीईआरटीज़ में नहीं मिलेगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। बट स्टिल क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर आपको पढ़ना ही है तो आप एनसीईआरटी की कोई ओल्ड एडिशन बुक 2005 के आसपास की उससे पढ़ सकते हैं। उसमें ये टॉपिक सॉलिड स्टेट के अंदर ही कवर किया हुआ है। अदरवाइज ये वीडियो देखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, सफिशिएंट है। ब्रेग इक्वेशन, सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पर पढ़ ही क्यों रहे हैं। एक्चुअली ये इक्वेशन हमको हेल्प करती है किसी सॉलिड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में। साइंटिस्ट हुए विलियम ब्रेग और उनके बेटे, उन्होंने वर्क किया एक फिनोमिना पर जिसका नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन। उसी में उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसका नाम रखा गया ब्रेग इक्वेशन। अब हम सबसे पहले तो ये देखेंगे, ये समझेंगे कि एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है। देखो, एक्सरे दैट मीन्स यहाँ पर जो लाइट का यूज़ किया गया है, जिन रेज का यूज़ किया गया है वो एक्सरेज हैं। डिफ्रैक्शन का क्या मतलब है वो समझेंगे, और ये सॉलिड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कैसे करने में कैसे हेल्प कर रहा है वो समझेंगे। उसके बाद हम इक्वेशन देखेंगे कि इक्वेशन क्या है। तो देखो, मान लो ये मेरे पास कोई सॉलिड है, क्रिस्टल है इस तरीके का, ठीक। इसमें ये जो नीचे वाली है इसको मैं बोलूँगी एक लेयर, और ये ऊपर वाली है इसको दूसरी लेयर। या फिर अगर आप साइड से देखें तो एक लेयर ये हो गई और सेकंड लेयर ये हो गई। आप किसी भी तरह से मान सकते हैं ना, क्रिस्टल को ऐसे रखा हुआ मान लो या ऐसे रखा हुआ मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या हुआ कि यहाँ पर एक रे आई जो कुछ इस तरीके से आई होगी, ठीक है, वो इस एटम से टकराई और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, ठीक। कोई दूसरी रे आई जो इस पहली वाली रे की ही पैरेलल थी, बट वो क्या हुआ इस तरीके से पैरेलल आई और वो बजाय इस एटम के या इस वाले एटम से टकराने के वो नीचे वाली लेयर तक चली गई, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर जाकर जो नीचे एटम है उससे टकराई और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, ठीक है। तो ब्रेग ने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था। आपको समझ में आया कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है कि दो लेयर्स हैं। पहले एक रे आई वो ऊपर वाली लेयर के किसी एटम से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई। दूसरी रे आई जो इसके पैरेलल थी, बट वो बजाय फर्स्ट वाली लेयर के किसी एटम से टकराने के, जो अंदर लेयर है सेकंड वाली लेयर, उसके किसी एटम से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हुई। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर मैं इसकी डिस्टेंस मेज़र करती हूँ और इसकी डिस्टेंस मेज़र करती हूँ तो यहाँ पे इनकी डिस्टेंस में कुछ डिफरेंस है। क्यों? देखो, अगर मैं सिर्फ इतनी डिस्टेंस की बात करती हूँ, इक्वल लेती हूँ, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी, जबकि इसकी डिस्टेंस वो भी होगी ना जिसके अंदर जा रही है। अब इसको समझते हैं कैसे। देखो, अगर मैं इस लेटाइस को या इस क्रिस्टल को ड्रॉ करूँ यहाँ पर 2D प्लेन पर, तो मैं कुछ इस तरीके से, अगर मेरी लेयर्स रखी हुई हैं तो 1 2 3 इस ये कुछ लेटाइस पॉइंट हो गए इस तरीके से, ठीक है। ये लेयर 1 हो गई, ये लेयर 2 और ये लेयर 3, इस तरीके से लेयर्स हो गई। अभी मानो कोई एक रे आई ऐसे, सॉरी ये कुछ टेढ़ा हो गया ज़्यादा ही, एक रे आई रे 1 और वो इस वाले एटम से टकरा के रिफ्लेक्ट होके चली गई इस तरीके से। कोई सेकेंड रे आई जो इसके पैरेलल थी ऐसे रे 2, और वो इस ये जो नीचे वाली लेयर है उसके एटम से टकरा के वापस चली गई कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे कि जो हमारा सॉलिड होता है, जो उसके पार्टिकल्स अच्छे से अरेंज्ड हैं लेयर्स में, उन लेयर्स के बीच में कितनी स्पेसिंग है, कितना गैप है। दैट मीन्स एक लेयर ये है ना, लेयर 2, ये लेयर 3, ये लेयर 1, ठीक। तो इन लेयर्स के बीच में कितना गैप है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, और इसको हम डिनोट करेंगे डी से। तो हम ये डी यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। अच्छा, ये डी है तो ये भी कितना होगा, ये भी दो लेयर्स के बीच का गैप है ना, तो ये भी होगा डी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी आपको ये पता होगा कि जो रे होती है, जो रे होती है उसमें वेव नेचर होता है। तो वेव को हम किस तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसको पॉजिटिव बोलती हूँ और इसको नेगेटिव, ये अगेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मेरी रे जो होती है वो कुछ इसी तरीके से आई, फर्स्ट वाली रे है ना, ये आ गई, ठीक है। अब उसके बाद ये यहाँ से टकराई, टकराने के बाद ये वापस जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से गई। अब जो सेकेंड रे आई थी उसके साथ देखो क्या होगा, कुछ इस तरीके से आई, मान लो यहाँ से टकराई,
अब वो या तो हो सकता है कुछ इस तरीके से आई हो, या फिर हो सकता है वो कंप्लीट ही, मतलब उसने यहाँ पर भी कंप्लीट लिया हो, या फिर हो सकता है कि कंप्लीट नहीं लिया हो और वो आगे जाकर यहाँ पर कंप्लीट लेने वाली हो। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब जब ये इससे टकराएगी, क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हो रही है, इसको इससे भी आगे कवर करना है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, जो सेकंड लेयर के अंदर जाने वाला डिस्टेंस था, जो मैंने आपको ऐसे शो किया था। तो ये तो यहीं ऊपर से ही टकरा के चली गई है ना, इसको क्या करना है, इसको इसके और अंदर जाना है। तो वो जो अंदर गया है सेकंड लेयर तक ये गई है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ इस तरीके से, तो देखो ये वाली तो सिर्फ यहीं तक ही गई थी रे, है ना, इस वाली रे को नीचे तक जाना है सेकंड। दैट मीन्स इसने इतना वाला, ये वाला जो पाथ है, एक सेकेंड, इसके बाद वाला, ये वाला जो पाथ है इसके नीचे वाला, ये वाला पाथ, एक सेकेंड, ये नीचे वाला पाथ, ये एक्स्ट्रा कवर किया है ना। अब इस एक्स्ट्रा में क्या हो सकता है कि ये इसको ऊपर वाली रे इस तरीके से आई थी और वो इसी तरीके से चली गई। क्योंकि इसको एक्स्ट्रा कवर करना था, तो इस एक्स्ट्रा कवर करने में हो सकता है कि ये पूरा राउंड ले ले। तो जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से जाए, या हो सकता है यहाँ पे पूरा राउंड ना ले, वो कुछ इस तरीके से 2 राउंड्स ले ले। तो जब नेक्स्ट आएगी तो वो इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो जो सेकंड रे है उसके ये दोनों केसेस हो सकते हैं, इस तरीके से भी पॉसिबिलिटी है और इस तरीके से भी पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से इतना पाथ एक्स्ट्रा कवर कर रही है और इधर देखो तो इधर भी वो इतना पाथ एक्स्ट्रा कवर कर रही है। मतलब अगर इसे जाने के लिए इतना पाथ एक्स्ट्रा लग रहा था, तो इसे वापस आने में भी तो इतना पाथ इसने एक्स्ट्रा ही कवर किया है ना। ये नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इसने इधर से भी तो एक्स्ट्रा कवर किया है। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं यहाँ पर कि सेकंड वाली इस टाइप से भी हो सकती है और इस टाइप से भी हो सकती है। इतना समझ में आया? चलो अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो इसी 2 पॉसिबिलिटीज़ की वजह से यहाँ पर 2 फिनोमिना पॉसिबल होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक को हम बोलते हैं डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होते हैं वो समझो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो आपकी फर्स्ट वाली रे थी वो कुछ इस तरीके से आई, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। जो आपकी सेकंड वाली रे थी वो भी सेम पैटर्न में प्लस माइनस प्लस, प्लस के नीचे प्लस, माइनस के नीचे माइनस और प्लस के नीचे प्लस। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा उसमें प्लस प्लस वाले ऐड होके उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, माइनस माइनस वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे और फिर प्लस प्लस वाले एक साथ। ये क्या हुआ, जैसे अगर मैं कहूँ +2 और +3, ये +2 है, ये +3 है, ठीक है, या ये दोनों, ये +2 है, ये भी +2 है, तो ऐड होके क्या हुआ +4, तो मैग्नीट्यूड बढ़ गया ना +4। ऐसे ही -2 और -2 दोनों नेगेटिव है, ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो गया -4, तो अगेन जो वैल्यू है वो बढ़ गई, ठीक है। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो आपकी एक रे है वो तो इसी तरीके से है, जो ऊपर की साइड है हमने उसको प्लस से डिनोट किया है क्योंकि आप ग्राफ में इसी तरीके से लेते हो ना, +y और -y, तो बस वहीं से ही ऊपर वाले को हमने प्लस से डिनोट किया और नीचे वाले को माइनस से डिनोट किया। इसमें क्या होगा कि जो सेकंड वाली आपकी रे होगी, जो वेव होगी, वो अपोजिट होगी, मतलब प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस और फिर प्लस के नीचे माइनस, इस तरीके से होगी। अब इस केस में क्या होगा, देखो मान लिया ये +2 था और ये कितना है -2, तो अगर आप दोनों को ऐड करो +2 और -2, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट मिलेगा 0। ऐसे ही अगर आप माइनस प्लस को ऐड करते हो तो अगेन रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमको कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। तो ये जो फिनोमिना है लाइट का, जिसकी वजह से 2 टाइप के इंटरफेरेंस हमें मिलते हैं, एक पैटर्न मिलता है, क्या पैटर्न मिलता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। इसी फिनोमिना को बोला जाता है डिफ्रैक्शन। क्या, लाइट का फिनोमिना जिसकी वजह से हमें एक पैटर्न मिलता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, उसे बोला जाता है डिफ्रैक्शन। जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर आपको लाइट तेज दिखेगी और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर आपको डार्क दिखेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि ये है क्या। चलो अब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका काम हो चुका है। बना लेते हैं अपना लटाइस।
ये एक रे आई, इससे टकराई और वापस चली गई, ठीक है। ये सेकेंड रे आई, टकराई और टकराने के बाद फिर वापस चली गई, ओके। ये वाला डिस्टेंस कितना था, d, डन। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मैच कर देती हूँ और इसको यहाँ से ऐसे मिला देती हूँ, तो ये जो पाथ है ना, ये एक्चुअली वो पाथ है जो सेकंड वाली जो हमारी रे थी उसने एक्स्ट्रा चला, रे 1 से ज़्यादा चला। रे 1 तो ऊपर से ही टकरा के वापस चली गई, रे 2 को इतना पाथ एक्स्ट्रा कवर करना पड़ा रे 1 से ज़्यादा, क्योंकि वो नीचे वाली लेयर तक आई थी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर मैं इन दोनों के पाथ में डिफरेंस देखूं कि किसने ज़्यादा चला है, ये कुछ इस तरीके से है कि जैसे रास्ता है, रास्ता ऐसे है, कुछ ऐसे करके वहाँ पर रास्ता बना हुआ है, मतलब लाइंस बनी हुई हैं, और एक लाइन में यहाँ पे बैरिकोडिंग हुई है, और एक बार में एक ही स्टूडेंट यहाँ से जा सकता है। तो जो इस वाली लाइन में स्टूडेंट होगा वो यहाँ से चल के इतना चलेगा, मान लो ये 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। तो उसने टोटल कितना कवर किया, 10 कवर किया। लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पर होगा तो वो यहाँ तक तो आएगा ही इस वाले स्टूडेंट के साथ, लेकिन उसे आगे इतना भी कवर करना पड़ेगा। मान लो ये 1 यूनिट था, तो टोटल उसे इतना यहाँ पर कितना कवर करना पड़ा, 6 यूनिट, प्लस उसको यहाँ तक आने के लिए भी फिर से 1 यूनिट एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ेगी, और यहाँ से आगे वही 5 यूनिट पहले वाले की तरह। तो इधर भी कितना यूनिट हो गया, 6 यूनिट। तो अगर मैं इन दोनों के पाथ में डिफरेंस देखूँ कि इन दोनों ने जितनी डिस्टेंस कवर किया उसमें कितना डिफरेंस है, तो आप कहोगे इसने तो टोटल 10 यूनिट डिस्टेंस कवर किया, जबकि इसने 12 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। दैट मीन्स इसने 2 यूनिट एक्स्ट्रा कवर किया। तो ये जो एक्स्ट्रा है इसी को हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। हम इसको कुछ नेमिंग कर देते हैं जिससे हमको समझने में ईजी रहे। तो अगर मैं इसको ए बोल देती हूँ, इसको बी से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पर सी, और ये हो गया डी, ठीक। तो अभी बी डी प्लस सी डी ये एक्स्ट्रा है पाथ जो रे 2 ने कवर किया। दैट मीन्स ये इन दोनों के पाथ के बीच का डिफरेंस है, ठीक। अब देखो, ये आपने पढ़ा हुआ होगा, ये आपको पता होगा कि व्हेन रेज आर इन सेम फेज, सेम फेज का मतलब क्या हो गया कि 2 रे हैं हमारे पास और दोनों सेम ही फेज में, मतलब प्लस प्लस वाले एक साथ हैं और माइनस माइनस वाले एक साथ हैं। तो जब ऐसा होता है तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है, ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है तो उस केस में क्या होता है कि जो ये पाथ डिफरेंस है, यानी कि बी डी प्लस सी डी, ये जो पाथ डिफरेंस है ये इक्वल होता है एन लैम्डा की। किसके इक्वल होता है, एन लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। जो आपने एक्स रे लाइट यूज की है उसकी वेवलेंथ कितनी है वो लैम्डा से डिनोट करेंगे। और एन क्या है, एन कोई इंटीजर है, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। वहीं अगर रेज जो है वो सेम फेज में ना हो, अगर वो आउट ऑफ फेज हो, व्हेन रेज आर आउट ऑफ फेज, तो आउट ऑफ फेज की कंडीशन में क्या होगा, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इस केस में क्या होता है, जो पाथ डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है n/2 लैम्डा, ठीक है। मतलब वेवलेंथ की n/2, जहाँ पर n क्या होता है, n होते हैं ओड इंटीजर्स, जैसे 1 3 5 एंड सो ऑन। इतनी बात क्लियर हो गई। चल अब हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली यहाँ पर हम यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें ओवरऑल निकालना क्या है, हमें स्पेसिंग बतानी है कि जो 2 लेयर्स होती हैं उनके बीच में कितनी स्पेसिंग है। तो अगर मैं d की बात करती हूँ तो यहाँ पर d जो है AD, अगर मैं AD की बात करती हूँ तो ये वैल्यू कितनी है, d ही तो है, एक्चुअली स्पेसिंग ही तो है 2 लेयर्स के बीच में। भाई ये सेकेंड लेयर थी और ये थर्ड लेयर है, तो इनके एटम्स के बीच में जो स्पेसिंग है वही क्या है, d, यानी कि AD। तो हमको ओवरऑल क्या फाइंड आउट करना है, AD फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं कैसे करने वाले हैं। डी फाइंड आउट करना है और किसकी हेल्प से करेंगे, क्योंकि हमें पाथ डिफरेंस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, तो हम पाथ डिफरेंस की हेल्प से ही डी को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि बी डी और सी डी की हेल्प से। पाथ डिफरेंस क्या है, बी डी प्लस सी डी, पाथ डिफरेंस बी डी प्लस सी डी, मतलब जो पाथ एक्स्ट्रा चला है सेकेंड वाली रे ने। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये बात तो क्लियर हो गई, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब हमारा पूरा फोकस यहाँ पर आ जाना चाहिए,
ये जो ये वाला पोर्शन है ना, सिर्फ यही हमारा मेन फोकस होने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो देखो आप एक चीज़ को नोटिस करो कि ये वाली लाइन, ये वाली जो R1 थी, ठीक है, और जब रिफ्लेक्ट होके ये गई, अगर मैं इसको आगे टेंड कर देती हूँ तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है 90 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं इन दोनों की बात करती हूँ, मतलब किन दोनों की, ये जो मेरी लेयर है ऐसे, ठीक, और ये जो मैंने यहाँ पर बीच में डी को दिखाया हुआ है, तो अगर आप इन दोनों को देखोगे, ये लेयर है L2 और ये मैंने डी को दिखाया हुआ है, ठीक, ये जो मैंने डॉटेड तरीके से इस तरीके से डी को दिखाया हुआ है, तो आप कहोगे ये वाला एंगल भी कितना बन रहा है, ये भी 90 डिग्री। दैट मीन्स कौन सा, ये जो मैंने यहाँ पर लेयर दिखाई हुई है और ये वाला एंगल भी कितना 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इस वाले एंगल को अगर मैं थीटा कहती हूँ तो आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो ये क्या है, यहाँ पर रे जो है वो इंसिडेंट हो रही थी, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको मैंने थीटा बोला, और यहाँ पर रे जो है वो रिफ्लेक्ट होके चली गई, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब लेकिन मुझे पता है कि ये वाला जो एंगल है पूरा का पूरा ये कितना है 90 डिग्री, 90 में से ये वाला पोर्शन तो कितना हो गया थीटा। तो सिर्फ अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात करती हूँ, सिर्फ ये वाला पोर्शन, लेयर के नीचे वाला पोर्शन, ये कितना होगा, ये बचेगा 90 माइनस थीटा। ये क्लियर हो गया। अब क्योंकि ये वाला पोर्शन 90 माइनस थीटा है और ये पूरा कितना है, ये पूरा है 90, ये वाला एंगल कितना है 90, इसमें से ये वाला पोर्शन हो गया 90 माइनस थीटा। तो 90 में से अगर मैं 90 माइनस थीटा को माइनस कर दूं, इस पूरे 90 में से अगर मैं ये वाला पोर्शन छोड़ दूं तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, है ना। ठीक है, माइनस किया मैंने तो 90 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस थीटा, 90 से 90 कैंसिल हो गया, तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया, थीटा। सिमिलरली बिल्कुल जैसे इधर साइड हुआ है ऐसे ही जब हम इधर साइड भी अप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला एंगल भी कितना मिल जाएगा, थीटा। अब देखो मैं इस वाले एक पोर्शन को अलग से यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि यही हमारे मेन काम का फोकस का है। हम ट्रायंगल ड्रॉ करने वाले हैं ABD, ये जो हाफ ट्रायंगल है ना, मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, और जैसा मैं ABD में करूँगी बिल्कुल सेम वैसा ही होने वाला है इस ACD में, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे D और D भी सेम है, ठीक है, सॉरी थीटा और थीटा सेम है और डी भी सेम है, तो मतलब जैसा इधर करूँगी बिल्कुल वैसा ही मैं इधर करने वाली हूँ। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, ये मैंने ड्रॉ किया AB और D, ये A हो गया, ये B हो गया और ये D हो गया। आप चाहो तो साथ में इधर तरफ दिखा सकते हो अगर आपको दिखाना ही है तो, इस तरीके से, है ना, ACD। तो अब ये वाला एंगल कितना है, AB और D, ये वाला ट्रायंगल फोकस कर रहे हैं ना, तो इसमें ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा, और ऐसे ही इधर साइड भी ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा। ठीक है, फिलहाल हमारा फोकस इस पे नहीं है, फिलहाल इस पे। तो इन ट्रायंगल ABD में मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरा D इंक्लूड हो, और इस वाली लाइन AB के बारे में तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मुझे सिर्फ किसके बारे में थोड़ा सा पता है, BD के बारे में पता है और CD के बारे में पता है, पार्ट डिफरेंस की वजह से। तो मुझे कुछ ऐसा अप्लाई करना है कि जिसमें मैं D को इंक्लूड कर सकूँ और इस BD को इंक्लूड कर सकूँ, AB ना आए। तो अगर आपको पता हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आपने 3 रेशियोज पढ़े होंगे, साइन, कॉस और टेन। ठीक है, मैं उनमें से तीनों को अप्लाई करके देखूंगी कि किस में मेरी ये दोनों क्वांटिटीज़ लगेंगी। तो अगर मैं साइन थीटा लेती हूँ, आपको पता होगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो पहले ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, क्यों, ये इस पर परपेंडिकुलर है। आप देखो इस तरीके से ही तो आ रहा है, ये आपकी रे जो है रिफ्लेक्टेड वाली वो आई, ये इस तरीके से आ गई, और ये क्या है BD, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के जो सामने होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने यहाँ पर क्या है D, तो D किसकी वैल्यू हो गई, हाइपोटेनियस की। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हो AD, या फिर बाद में हम वैल्यू पुट कर लेंगे। और परपेंडिकुलर क्या हुआ, तो परपेंडिकुलर होता है जो इस थीटा, ये जो थीटा हमारा एंगल है इसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है BD, थीटा के सामने, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया BD। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू BD अपॉन AD, क्या है AD है D। ठीक,
तो अगर मैं यहाँ से बी डी की वैल्यू निकालती हूँ तो बी डी क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। क्लियर हो गया। अभी सेम ऐसा ही हम दूसरे वाले ट्रायंगल में लगाने वाले हैं। तो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। यहाँ पर भी क्या होगा, सेम ऐसे ही ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल है। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में क्या होने वाला है, एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। फिर से हम वही साइन थीटा अप्लाई करते हैं। साइन थीटा जैसे ही अप्लाई किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, दैट मीन्स सी डी। हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, दैट इज ए डी। तो यहाँ से क्या हो गया, सी डी अपॉन डी, क्योंकि ए डी की वैल्यू क्या है, स्मॉल डी। तो यहाँ से अगर मैं सी डी की वैल्यू निकालती हूँ तो वो कितनी आ जाएगी, डी साइन थीटा। ठीक है, अभी हमें बी डी की वैल्यू भी पता है और सी डी की वैल्यू भी पता है। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे पाथ डिफरेंस। अब इसको हटा देते हैं, इसका कोई वर्क नहीं है। तो टोटल जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। पाथ डिफरेंस इक्वल होगा बी डी प्लस सी डी के। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो यहाँ से क्या आएगा, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा। इसको आप फर्स्ट कह सकते हो, इसको सेकंड कह सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर पुट किया तो मेरे पास बी डी प्लस सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गई 2d साइन थीटा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो हमने पीछे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़े थे और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़े थे वो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करने वाले हैं, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की थी तो हमें पता था कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, एन लैम्डा के इक्वल। यहाँ पर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पाथ डिफरेंस हमारा कितना आया है, ये आया है 2d साइन थीटा। तो यहाँ पर 2d साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, एन लैम्डा। ठीक, ऐसे ही अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, उसके लिए पाथ डिफरेंस होता है n बाई 2 लैम्डा। ठीक है, यहाँ से पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई है, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n बाई 2 लैम्डा। तो यहाँ से अगर मैं n लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाए क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4d साइन थीटा। ये जो दो इक्वेशंस आई हैं इन्हीं को ही कहा जाता है ब्रैग इक्वेशन। इक्वेशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इक्वेशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो n की वैल्यू थी वो इंटीजर था, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, जबकि यहाँ पर जो n की वैल्यू थी वो ओड इंटीजर्स थे, दैट मीन्स 1 3 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा n क्या है, मैंने आपको बताया था कि n कोई भी इंटीजर है, इसको एक और नाम से भी बोला जाता है, n को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जाए उसका मतलब आप समझ जाइए कि ब्रैग इक्वेशन की बात हो रही है और वहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट कराई जा रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करने वाले हैं जो मैंने ओल्ड एडिशन एनसीईआरटी से ही लिया है। इसके अलावा जो अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो हम जो एक्स्ट्रा में क्वेश्चंस कराएंगे उनके साथ ब्रैग इक्वेशन से रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इक्वेशन समझ में आ गई। इक्वेशन बस यही है, ये जो दो इक्वेशन आई हैं इन्हीं को ही बोला जाता है ब्रैग इक्वेशन। क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि अगर आपको n की वैल्यू नहीं गिवन हो बाई चांस क्वेश्चन में तो आप n की वैल्यू को 1 लेके चलोगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तब आप n की वैल्यू को 1 लेके चलोगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड स्कैटर्स अ बीम ऑफ एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 70.93 पिकोमीटर। अच्छा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिस पर कि एक एक्सरे की बीम डाली जा रही है और वो उस एक्सरे की बीम को स्कैटर कर रहा है, मतलब फैला रहा है, और वो जो एक्सरे की बीम है उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसकी वेवलेंथ हमको गिवन है 70.93 पिकोमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। एट एन एंगल 2 थीटा ऑफ 14.66 डिग्री। यहाँ पर आपको 2 थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, मतलब आपको 2 थीटा की वैल्यू दी हुई है 14.66 डिग्री। अच्छा अब ये आपके डिपेंड करता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस टाइप का है। जैसे अगर हम बात करते हैं गेट की तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इसकी वैल्यू दें। ठीक है,
एग्ज़ाम में। बट अगर आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन है या फिर जहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे आपको अगर थीटा ऐसा कोई ट्रिकी थीटा होता है तो उसकी वैल्यू गिवन होगी, उसके बारे में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इफ दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि ये जो रिफ्लेक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन है। और अभी हमने बात की थी कि अगर ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन होता है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या, किसकी बारे में बात हो रही है, वहाँ पर बात हो रही है एन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, ठीक। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स ऑफ एटम्स फ्रॉम विच स्कैटर्ड बीम अपीयर्स टू हैव बीन रिफ्लेक्टेड। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स ऑफ एटम। एटम के जो प्लेन्स होते हैं, जो हमने लेयर्स के बारे में बात की थी, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डी की वैल्यू। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो एन लैम्डा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 2d साइन थीटा की, अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो इंटरफेरेंस है वो किस टाइप का है, तो वो आपको क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में गिवन होगा कि किस टाइप के इंटरफेरेंस की बात यहाँ पर हो रही है। वैसे अगर मैं बात करती हूँ, देखो आपका न्यू का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें आपको सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात की गई है, वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में आपको कुछ नॉलेज नहीं दी गई है। तो अगर आपके क्वेश्चन में आता भी नहीं है, ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम का है सिलेबस, बाकी का जो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला है, तो अगर आपको गिवन नहीं है कि किस टाइप का इंटरफेरेंस है, तो वहाँ पर आप क्या मानकर चलोगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और आप इसी इक्वेशन को मानकर चलोगे। अगर आप 12th लेवल का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब अगर आप आईआईटी या फिर नीट जैसे एग्ज़ाम्स दे रहे हो और वहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाता है कि किस टाइप का इंटरफेरेंस है, तो आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही लोगे, ठीक है। तो एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। अब यहाँ पर एन की वैल्यू हमें पता है, लैम्डा की वैल्यू हमको पता है 2 तो 2 होता ही है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पहले हम 2 थीटा से यहाँ से क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, 14.66 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 2 से जब हम 14 को डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 0.6 को डिवाइड करेंगे तो 33 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 7.33 डिग्री। तो अगेन वही कि अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से साइन थीटा की वैल्यू देख सकते हैं। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा तो आपको वैल्यू देंगे कि साइन 7.33 की वैल्यू क्या होती है। वैसे ही अगर हम लैम्डा की बात करते हैं तो लैम्डा यहाँ पर किस में दिया हुआ है, पिकोमीटर में, जबकि स्टैंडर्ड अगर हम बात करते हैं तो हम किस में पुट करते हैं, हम पुट करते हैं मीटर में, क्योंकि यहाँ पर भी जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं वो डिपेंड करता है कि आप डिस्टेंस किस में कैलकुलेट करो। मतलब अगर पिकोमीटर में करो तो आपकी डिस्टेंस भी पिकोमीटर में आएगी, अगर आप मीटर में करो तो मीटर में ही आएगी। तो वो डिपेंड करेगा कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपको ऑप्शंस किस में दिए हुए हैं, मीटर में दिए हुए हैं कि पिकोमीटर में दिए हुए हैं। मैं आपको बता देती हूँ, एक पिकोमीटर में 10 टू द पावर -12 मीटर होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मीटर में गिवन होंगे जो भी आपके ऑप्शंस होंगे तो आप सीधे सीधे 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आपका आंसर आएगा। यहाँ पर मैं पिकोमीटर में ही लेकर चल रही हूँ, तो पुट कर देते हैं। पहले यहाँ से हमको डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन लैम्डा। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर जाके डिवाइड करेगा, साइन थीटा भी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर आकर डिवाइड कर देगा, इज इक्वल टू एन की जगह 2 पुट कर देंगे, लैम्डा की जगह 70.93 पिकोमीटर में है ये हमारे पास, डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 7.33, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 70.93 इज डिवाइडेड बाय, जब आप साइन 7.33 की वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.127, ठीक है। और जैसे ही आप इससे यहाँ पर डिवाइड करते हो, ये पिकोमीटर में ही लेकर चले थे हम लैम्डा की वैल्यू, तो आपको आंसर मिलेगा 556.3, और यूनिट क्या होगी, पिकोमीटर। और अगर आपके ऑप्शंस में मीटर में गिवन होगा तो आपका आंसर हो जाएगा 556.3 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।